चलिए फिर से शुरुआत करते हैं राजीव गांधी से। यहां पर गल्फ वार में जब हम लोग राजीव गांधी की भूमिका देखेंगे तो उससे पहले हम लोग को राजीव गांधी की भूमिका फाइनेंशियल सिचुएशन में भी देखनी है। ऑयल पूल एक ऐसा अकाउंट था जो भारत में क्रिएट था। 4 रुपए वाला पेट्रोल हम लोग 5 रुपए में दिल्ली में बेचते थे, जबकि यह पूरे भारत में 8 रुपए में बिका करता था। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो बीच का 4 रुपया होता था इसे ऑयल पूल में डाल दिया जाता था और भारत में एक बड़ी धन संपत्ति ऑयल पूल रिजर्व के रूप में थी। लेकिन राजीव गांधी ने देखा बहुत सालों से, क्या वर्षों से ऑयल पूल का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। नतीजा उन्होंने क्या किया, इस ऑयल पूल के रिजर्व को खाली कर दिया और इससे पंचायती डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ कर दिया गया। उस समय चुनाव को जीतने के लिए प्रति पंचायत को 1 लाख रुपए दिए गए थे। एक पंचायत को अब यहां पर एक पंचायत को दिए गए थे। अब याद रखिएगा, लास्ट जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1985 में हुआ था, तो अब 1990 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहां इलेक्शन 1989 में करवा दिया गया। अब ये क्यों करवाया गया, एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्यों डर गई इतना ज्यादा, ये बड़ा विचित्र स्थिति है। क्योंकि वीपी सिंह जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा देकर जनता दल बना लिया था और वो सरकार पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि सरकार गिर गई जाती। तो यहां पर चुनाव में जाने का फैसला राजीव गांधी करते हैं। करीब करीब 11 महीने पहले उन्होंने सरकार भंग कर दिया था। अब सरकार भंग कर दिया, 1989 में इलेक्शन हुए, मध्यावधि इलेक्शन थे, यह भी एक पूर्ण बहुमत सरकार से लेकर एक असफल सरकार की ओर। अब यहां पर था कि ये ऑयल पूल का रिजर्व खत्म हो चुका है, ऑयल पूल का रिजर्व खत्म हो चुका है, तो अब जब पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ने लगे तो ये ऑयल रिजर्व हमको, ऑयल पूल अकाउंट हमको हेल्प नहीं कर सकता है। तो यहां से समस्या शुरू हो जाती है हमारी। ऑयल पूल रिजर्व खत्म हो चुका है मेरा, इसमें से बहुत बड़ी राशि निकाल ली गई है। नतीजा अब देखिए, अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिचुएशन कई तरह से फंस रहा है। अब यहां पर बात करेंगे सोवियत यूनियन का। यहां पर हम लोग बात करते हैं सोवियत यूनियन का। तो ये जो सोवियत यूनियन था हमारा, इसका पतन भी हो गया इसी 1990 में। 1990 में अचानक यहां पर सोवियत यूनियन के पतन की चर्चा आती है। सोवियत यूनियन का पतन क्यों होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। सोवियत यूनियन के पतन का मुख्य कारण था इसका हथियारों का बाजार खत्म हो जाना या बहुत कम हो जाना। सोवियत यूनियन मुख्यतः हथियारों के बिजनेस पर आधारित एक अर्थव्यवस्था थी जो 1980 के दशक में अमेरिका के द्वारा व्यापक रूप से चुनौती का शिकार हो रही थी। अमेरिका ने सस्ते और उन्नत हथियारों को बनाकर जब बेचना शुरू किया तो निश्चित तौर पर सोवियत यूनियन का पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इत्यादि सारे ने पूरे के पूरे सोवियत यूनियन की जान ले ली। नतीजा, अब सोवियत यूनियन कई टुकड़ों में बंट चुकी थी। नतीजा, भारत के लिए जो एक अतिरिक्त सहायता होता था कि कहीं कुछ भी समस्या आ जाए तो सबसे पहले कि भाई भारत समर्थन करे, को कौन देगा, तो सोवियत यूनियन समर्थन देगा। तो सोवियत यूनियन यहां पर समर्थन देने के लिए आ जाया करता था। तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार की घटनाएं यहां पर घटा करती थी। तो यहां पर अब सोवियत यूनियन है नहीं जो हमें सहायता देगा। तो ये चारों प्रकार से भारत गिर चुका है। साथ में आंतरिक स्थिति यह है कि वीपी सिंह 11 महीने के शासन के बाद विदा हो चुके हैं, राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी है और इसके जगह पर अब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब ये चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी विचारधारा वाले हैं, लेकिन अगर बात कहा जाए तो इनके पास बहुमत नहीं है। ये बैसाखी पर सरकार चल रही है कांग्रेस की। नतीजा, जो 4 महीने के बाद जो इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार का किया था, वही राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार का किया। तो 4 महीने के बाद सरकार गिरा दी गई। लेकिन जैसे ये चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, अर्ली मॉर्निंग वित्त मंत्रालय उनके घर में बैठा हुआ था। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ये सारे के सारे लोग उनके घर में बैठे हुए थे। ये कहते हैं कि देखिए अब ऐसा है कि 8 दिन का ही पैसा बचा हुआ है, आप कुछ कीजिए। तो चंद्रशेखर पूछते हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे थे इतने दिनों से, क्या मेरे प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे? नहीं, पिछले वाले के पास गए लेकिन वीपी सिंह ने कुछ किया नहीं, कहा कि अब तो मेरी सरकार जाने वाली है, मैं क्या कर सकता हूं। बाद में देखेंगे, इसी को हम लोग पॉलिटी का एक एंगल बनाएंगे। यहीं पर से कार्यकारी सरकार के या एक्टिंग सरकार के क्या दायित्व और क्या अधिकार होते हैं।
यहां पर पॉलिटी में एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, कार्यकारी सरकार के क्या दायित्व तथा अधिकार होते हैं। पॉलिटी का एक क्वेश्चन यहां पर से निकल कर आ रहा है। याद रखिएगा, हम लोग को एक कंप्लीट स्टडी करनी है, तो हम लोग को जहां जहां से जो टॉपिक मिल रहा है उस चीज को वहीं पर से हम लोग को डील करना शुरू करना है। तो पॉलिटी का भी एक टॉपिक मैं छू रहा हूं कि कार्यकारी सरकार जो एक्टिंग गवर्नमेंट होता है, कई बार होता है सरकार का बहुमत चला गया, अब सरकार का बहुमत चला गया तो नए सरकार बनने तक उसी को कहा जाता है कि नहीं, आप एज ए प्रधानमंत्री बने रहो। तो प्रधानमंत्री जब नया आएगा तब आप उन्हें अपना चार्ज देकर हट जाना, ये हर बार होता है। यहां तक कि जब पंडित नेहरू की मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, और जब, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई था नहीं, प्रधानमंत्री का निधन हो चुका है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको बनाया गया, और जब लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया तो फिर वो हट गए। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो फिर वही गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, और फिर जब इंदिरा गांधी आई तो वो फिर हट गए जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या उसके हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं, यह आप लोग को समझाना होगा। याद रखिएगा, इसके बारे में कोई क्लॉज नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के कोई अधिकार नहीं बताए गए हैं, कोई कर्तव्य नहीं बताए गए हैं, वो केयर टेकिंग होता है। अब यहां पर याद रखिएगा, केवल केयर टेकिंग होता है, तो याद रखेंगे 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब भी हमारे यहाँ कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वहां पर भी कार्यवाहक सरकार थी, और कार्यवाहक सरकार ने आक्रमण करके कारगिल और द्रास के इलाकों को शत्रु से मुक्त कराया था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा ही नहीं है कि कार्यवाहक सरकार के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, नहीं लिखा है। तो वाजपेयी से उसमें पूछा गया कि कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री होने के नाते क्या आपका अधिकार है कि आप युद्ध की घोषणा कर सकें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में प्रधानमंत्री होता है या नहीं होता है, उनके लहसों में दो ही चीज होता है, या प्रधानमंत्री होता है या नहीं होता है, और जब होता है तो पावरफुल होता है, तब उसके पास समस्त अधिकार है, चाहे वो कार्यवाहक ही क्यों ना हो। उस समय भी कारगिल युद्ध को टालने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़ा दमखम लगाया था, क्योंकि मेजर कालिया की पूरी टीम, करीब 20 लोगों की पूरी टीम थी, वो पूरी की पूरी टीम की हत्या की जा चुकी थी, और उसके बाद उनकी खोज के लिए जाने वाले अगले टीम के भी आधे से ज्यादा सदस्य मारे जा चुके थे। नतीजा, पूरे देश में जनभावनाएं काफी उग्र थी और लोग हर हालत में कारगिल और द्रास का बदला चाहते थे। लेकिन वहीं उस समय हमारे देश में कुछ ऐसे राजनेता और ऐसे पत्रकार और ऐसे बुद्धिजीवी थे जो यह लगे हुए थे कि किसी प्रकार से वाजपेयी सरकार एक्शन न ले पाए द्रास और कारगिल के इलाकों में, ताकि 2 महीने 4 महीने के बाद, जो 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, उस समय इसी वाजपेयी सरकार को इसी आधार पर घेरा जा सके कि आपके रहते देखिए द्रास का इलाका पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो सिर्फ इसलिए कि वाजपेयी सरकार को बदनाम किया जा सके, वो नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर कोई एक्शन लेने दिया जाए। लेकिन किस्मत और होनी को कुछ और मंजूर था। नतीजा, यहां पर उन्होंने पूरे के पूरे दमखम के साथ आक्रमण किया और द्रास और कारगिल का इलाका जीता, और अगले चुनाव को भी जीत लिया। तो हम लोग होना कुछ और करना चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, यही चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सोवियत यूनियन का पतन। अब यहां पर आते हैं हम लोग वापस अपने पीपीटी वाले पॉइंट के ऊपर। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब हम लोग अब बात करते हैं तो अब 1990 से 1992 तक 2 साल तक एनुअल प्लान चला है। 2 साल तक एनुअल प्लान इसलिए चला है क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी काफी खराब थी, और इस खराब आर्थिक अवस्था में न चंद्रशेखर जी ने कोई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करने की कोशिश की, न मनमोहन सिंह यहां पर शुरुआत करते हैं। 1991 के इलेक्शन में, जब 1991 21 मई को राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, और इस हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में कांग्रेस वापस फिर से जीतती है, और 232 एमपीज कांग्रेस के होते हैं लोकसभा में, और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करती है। भाजपा के अघोषित समर्थन से यह सरकार 2 साल तक चलती है बिना किसी शर्त के। तो यहां पर याद रखिएगा,
भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को 2 साल तक चलने में पूर्ण समर्थन दिया। अब यहां पर आ जाइए एनुअल प्लान। अब एनुअल प्लान यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पीवी नरसिम्हा राव आधुनिक चाणक्य थे और इन्होंने अपने चाणक्य की भूमिका को हूबहू निभाया। इन्होंने क्या क्या किया, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने एक साइड न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज की नींव रखी, दूसरे साइड एटम बॉम्ब की टेस्टिंग, एटॉमिक टेस्टिंग की भी नींव रखी। तो इनके 2 प्रमुख योगदान है, पहला न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज, दूसरा एटॉमिक टेस्टिंग। तो कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में 2 प्रधानमंत्री प्रमोट हुए, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी उनके तुरंत बाद अगले 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। तो इनके काल में अटल बिहारी वाजपेयी का कद बढ़ाने का पूरा इंतजाम किया गया। और वैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे भी इस काबिल कि उन्होंने अपने कद को बढ़ाया। अपॉर्चुनिटी यहां पर सत्ता पक्ष ने दी, लेकिन कद बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया अपना। कह सकते हैं कि भाजपा के द्वारा दिए गए अघोषित समर्थन की कीमत पीवी नरसिम्हा राव ने अदा कर दी। यहां तक कि एटॉमिक बम के बारे में भी आप लोग को पता नहीं होगा शायद, कि एटम बम की जब टेस्टिंग होनी थी तो इसका भी सूत्र वाजपेयी को पीवी नरसिम्हा राव ने ही दिया था। और जब पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई तब इस सत्य को उद्घाटित किया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि भारत आज जो आणविक शक्ति है उसमें पीवी नरसिम्हा राव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने की सरकार बनाते हैं तब उनको सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव आके बधाई देते हैं और एक चिट देते हैं कि ये लो एटॉमिक बम का टेस्टिंग करने का तरीका या कर डालो इसे, अब पूरी तैयारियां मैंने करके रखी हुई है। तो एटॉमिक टेस्टिंग को हरी झंडी देने का काम पीवी नरसिम्हा राव करते हैं बिना प्रधानमंत्री रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव कितना निस्वार्थ भाव से देश के प्रति समर्पित नेता थे। तो इस समय तक आपको 2 नेता मुझे बहुत पसंद हैं उस समय के। कांग्रेस के ही एक और नेता थे बलराम जाखड़ और दूसरे पीवी नरसिम्हा राव। और आपको मनमोहन सिंह का एक विचित्र अवतार देखने को मिलेगा जिसे कह सकते हैं मैन ऑफ डिसीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फाइल को 8 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रखता था और जितनी बड़े से बड़े निर्णय मनमोहन सिंह ने 91 से 96 में लिए हैं उतने वो प्रधानमंत्री बन के भी नहीं ले पाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में उभरते हैं इस पूरे के पूरे काल में। और मनमोहन सिंह को फ्री हैंड दिया जाता है काम करने का, हालांकि जो पॉलिसी डिसीजन थे वो सारे के सारे पीवी नरसिम्हा राव के थे, क्योंकि इनको यह कहकर लाया गया था कि अगर यह योजना असफल हुई, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज अगर फेलियर हुई तो ठीकरा तुम्हारे सर पर फोड़ देंगे, यानी कि इसका ठीकरा जाएगा मनमोहन सिंह के सर पर, और अगर ये सफल हुआ तो इसका श्रेय भी तुमको मिलेगा। तो यह कहकर ही मनमोहन सिंह को लाया गया था। और मनमोहन सिंह, आपको पता है कि ये सारे न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज कौन बनाता है, यह एक्चुअली कारपोरेट मिनिस्ट्री बनाती है। तो कारपोरेट मिनिस्ट्री वाणिज्य मंत्रालय बनाता है और वाणिज्य मंत्रालय था पीवी नरसिम्हा राव के पास। अगले 5 साल तक कारपोरेट मिनिस्ट्री पीवी नरसिम्हा राव के पास रहती है और उनके निर्देशन में ही यह सारा का सारा काम हुआ है। The target growth rate was 5% and the actual growth rate was 6.0% and the growth rate of the per capita income was 3.7%। ये खैर लास्ट का था। अब एनुअल प्लान यहां से शुरुआत होता है। चलिए अब इसी एनुअल प्लान का हम लोग बृहद रूप देखेंगे 8 5-ईयर प्लान के रूप में 92 से 97 के रूप में। इन 1991 इंडिया फेसेस क्राइसिस। 1991 में इंडिया ने एक महत्वपूर्ण क्राइसिस को फेस किया था इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स रिजर्व लेफ्ट विथ रिजर्व ओनली अबाउट $1 बिलियन, $1 बिलियन केवल बचा हुआ था हमारे पास। दस अंडर द प्रेशर, दबाव में, द कंट्री टुक द रिस्क ऑफ रिफॉर्मिंग सोशलिस्ट इकोनॉमी। कंट्री ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को, हालांकि इसके बारे में अंबेडकर ने पहले ही चेताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाओगे फंसोगे। अंबेडकर पहला व्यक्ति था जिसने समाजवादी अर्थव्यवस्था की खुलकर मुखालफत की थी। अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की जाए।
वह सीधे तौर पर भारतीय संविधान सभा को यह कह रहे थे कि भाई देखो, यह कहीं ना कहीं मुसीबत की टोकरी है, इसे मत अपने सर पर लो। समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो होगा वो आगे का जनरेशन डिसाइड करेगा, हम और आप इसे ना डिसाइड करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अंबेडकर की बात को नकार करके पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती सोशलिज्म का चोला पहनाया भारतीय अर्थव्यवस्था को और पतन की राह पर ढकेल दिया। नतीजा, अब यहां पर सोशलिज्म को खत्म किया गया और सोशलिज्म की जो फर्जी थ्योरी थी उसे यहां पर खत्म किया गया। एट द टाइम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्च इंडियाज फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, तब उन्होंने आपकी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था को लॉन्च किया। ब्राउट द नियरली बैंकरप्ट नेशन, और एक बैंकरप्ट दिवालिया हो रहे देश को वापस खींच कर ले गए। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यह शुरुआत थी उदारीकरण की, निजीकरण की और वैश्वीकरण की। तो इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एलपीजी। यहां पर याद रखिएगा, जब $1 हमारे पास $1 बिलियन केवल बचा था, तब चंद्रशेखर की सरकार ने विदेश में सोना गिरवी रखकर उस समय के तत्कालीन खर्चे को चलाने का काम किया था। तो याद रखिएगा, देश के में पहली बार सोना गिरवी रखकर देश के खर्चे को चलाने का काम किया गया था। अब यहां पर बात करते हैं, 8-5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द जॉन मिलर डेवलपमेंट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब आपको डिफरेंट नोट्स में नहीं मिलता है, ये मुझे भी 5 जगह छानने के बाद मिला है। जॉन मिलर डेवलपमेंट मॉडल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8-5 ईयर प्लान वाज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का विकास इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। समझ में आया आकाश, अनीशा? ठीक है। यस सर, आगे लेकिन ना इसे सेकंड लास्ट पेज में ना आपका आवाज ही कुछ नहीं आ रहा था, वहां छूट गया। कहां पर से? ये क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ बैक की आप समझा रहे थे उसमें ही। 8-5 ईयर प्लान नहीं, इसे बैक में कुछ समझा रहे थे ना। हाँ, इससे पहले एक पे, हाँ उस समय में यही पे। वो जो ये व्हाइट वाला में समझा रहे थे वो वाला? हाँ। कौन वाला? इसमें कौन सा स्लाइड? ये सब तो सारा हो गया था आगे में। कुछ और छोर बतलाओ तब फिर बतला पाऊंगा। 8th वाला प्लान स्टार्ट किए थे ना, 8-5 ईयर प्लान, उससे जस्ट पहले में। जस्ट पहले? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में एक बार सुन लेना, ठीक है? ठीक है सर। रिकॉर्डिंग में उसका है कि हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे थे उस समय। ठीक है सर। क्योंकि पीपीटी पकड़ में आ जाता तो ये स्लाइड पकड़ में आ जाता तब तो तुरंत समझा देते। चलो, वो रिपीटेशन में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए। ज्यादा किताब यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है, एक किताब को ही कई बार पढ़ना है। ये हम लोग के लिए जरूरी होगा कि एक किताब को हम लोग कई बार पढ़ें। यहां पर याद रखिएगा, जॉन मिलर, वहां पर जॉन सैंडी था, यहां पर जॉन मिलर डेवलपमेंट मॉडल को हम लोगों ने यूज किया है। मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का विकास। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का, वाज ए मेजर हाईलाइट, ये एक बड़ा है हाईलाइट था 8-5 ईयर प्लान का। अंडर दिस प्लान, gradual opening of an Indian economy was undertaken to correct the burgeoning increasing deficit। यहां पर सीधा सा रख दो, इतना टफ नहीं यूज करना है, सीधा सा increasing deficit and foreign debt, increasing
डिफिसिट, जो हमारा डिफिसिट था वो बढ़ता जा रहा था और फॉरेन डेब्ट, हमारा विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। मीनवाइल इंडिया बिकम्स ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995। यह भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसे मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी ने लिया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजनीति में तभी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जब उसका पार्टनर जबरदस्त हो। आज के टाइम में भी देखेंगे तो यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव और हम लोग देख रहे हैं मनमोहन का जोड़ी, तो आज के टाइम में मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। इससे पहले अगर बात करेंगे तो इससे पहले एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी थी। और यहाँ पर अगर देखेंगे 2004 से लेके 2014 तक ये बिना किसी जोड़ी के काम हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ी के रूप में एक्चुअल अवेलेबल थे प्रणब मुखर्जी। यहाँ पर याद रखिएगा, सोनिया गांधी के साथ दूसरे सबसे बड़े जो प्लानर थे वो थे प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी का वहां पर अच्छा कोलैबोरेशन या अच्छा एक प्रकार से कह सकते हैं रणनीति चल रहा था। तो जितने भी कह सकते हैं आधुनिक चाणक्य अगर कहा जाए 2004 से 14 के बीच में, तो वो थे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने हर जगह पर निकालने का काम किया। तो प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की जोड़ी थी, वो जबरदस्त रूप से काम करती हुई नजर आती थी। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग को ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ना है, WTO। इसको भी हम लोग देखेंगे कि WTO से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आने की चांसेस है। तो यहाँ पर WTO को पूरा का पूरा हम लोग को समझना पड़ेगा। तो WTO का भारत मेंबर बन जाता है 1995 में। अब यहाँ पर द मेजर ऑब्जेक्टिव included controlling population growth, poverty reduction, employment generation, strengthening the infrastructure, institutional building, tourism management, human resource development, development of panchayati raj, nagar palika, NGO, decentralization and the people पार्टिसिपेशन। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। यहाँ पर याद रखिएगा 1992 से लेके 1997 तक आप लोग आज देख रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन का खात्मा हो गया, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई, उसके जगह पर नीति आयोग आ गया। लेकिन नीति आयोग एक्चुअली इस 92 से 97 में ही खत्म हो गई थी। अगर बात करेंगे प्लानिंग कमीशन कब खत्म हो गया था, जो वैचारिक रूप से अगर बात करेंगे 92 से 97 में ही प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया था। वो सिर्फ नाम मात्र का बचा हुआ था। कैसे नाम मात्र का बचा हुआ था ये समझिए। बिफोर 1992 प्लानिंग कमीशन का काम था पूरे देश के लिए योजनाएं बनाना, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री की योजना हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे होम मिनिस्ट्री की हो, सबकी योजना एक ही चीज, एक ही आयोग बनाता था जिसका नाम था योजना आयोग। लेकिन 1992 में इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और इसे दे दिया गया हर एक मंत्रालय को अलग अलग से। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया पूरा का पूरा आपका प्लानिंग कमीशन 1992 में। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है। अब हर एक मंत्रालय स्वतंत्र था अपनी योजना खुद बनाने के लिए। तो मंत्रालयों को पहली बार योजना बनाने का अधिकार इसी योजना में मिला। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम करना, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, रोजगार का सृजन, मूलभूत संरचना का मजबूत करना, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थानों का निर्माण, पर्यटन का प्रबंधन, मानव संसाधन का विकास, पंचायती राज की सहभागिता, नगर पालिका का विकास, एनजीओज की स्थापना, विकेंद्रीकरण, पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों का भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये सारे के सारे मुख्य उद्देश्य थे हमारे इस पंचवर्षीय योजना की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये सारे के सारे मेन टारगेट्स है हमारे। हम लोगों को बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को देखना है। अब यहां पर बात करेंगे द एनर्जी वाज गिवन प्रायोरिटी विथ 26.6% ऑफ द आउटले। एनर्जी में सबसे ज्यादा खर्च किया गया 26.6%। The target growth rate was 5.6% and the actual growth rate was 6.8%. यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में कम खर्च करने वाली एकमात्र गवर्नमेंट मुझे लग रही है वो है मोदी गवर्नमेंट। एग्जैक्ट खर्चा हम लोग बजट वाले सेशन में देखेंगे तो क्या है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 26% तक खर्च किया जाता था
पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा एनर्जी के ऊपर, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी है जो एनर्जी के ऊपर काफी कम खर्च करती है, इन 26% के कंपैरेटिवली काफी खर्च करती है। इन्होंने स्मार्टली इसे मैनेज कर दिया है, स्मार्टली मैनेज किया। इसके पीछे आविष्कार भी है, इन्वेंशन भी है, जिसके सहायता से ये मैनेज किया गया। पहले ये मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर एलईडी बल्ब का जब से आविष्कार हुआ है तब से इलेक्ट्रिसिटी बच रही है हमारी, लेकिन एलईडी बल्ब का आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन हमारे देश में इसे लागू नहीं कर रहे थे लोग। लेकिन जब से 2014 में ये लोग आया, लेकिन हालांकि 2014 से पहले 2010 में इसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुडा साहब ने इस योजना को लागू किया था। एलईडी बल्ब को 10 रुपए में लगाने की योजना सबसे पहले हरियाणा में लागू की गई थी, और मोदी जी तो कॉपी मास्टर है पूरा का पूरा। इन्होंने तुरंत हरियाणा की उस हुडा सरकार की इस योजना को कॉपी मार दिया पूरे देश में। नतीजा बड़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई। तो यहां पर याद रखिएगा, इसे 2010 में सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने लागू किया था। दिक्कत यह है कि कांग्रेस वाले अपनी सरकारों से ही कुछ नहीं सीख पाते हैं। अगर वही 2010 में हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक लागू किया, तो 2012 में अगर पूरे के पूरे भारत में यह लागू कर दिया जाता तो हमारा 2 साल और एनर्जी बच जाता पहले। टारगेट और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजमेंट का श्रेय मनमोहन सिंह को मिलता, ना कि मोदी को मिलता। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने वजह से उस पूरे के पूरे ये को छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे मोदी के लिए ये प्लान को छोड़ दिया जा रहा है कि मोदी आएगा और इसे इनकैश करेगा। तो यहाँ पर मुझे कभी नहीं समझ में आया कि ये सारी योजनाएं बनाकर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। श्रेय तो उन्हीं को मिलता। टारगेट ग्रोथ रेट 5.6%, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है हमारा 6.8%। और मोदी जी हमारे हैं मौका छोड़ते नहीं है चौका मारने का। गलती से मौका मिल रहा है, किसी की योजना हो, नाम तो अपना ही कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे पुल ब्रिजेस योजनाएं थी जो इसका 2014-15 में उद्घाटन किया गया, जो पूर्ववर्ती सरकार ने तैयार किया था, लेकिन उद्घाटन करके इन्होंने अपना क्रेज बनाने का काम जबरदस्त रूप से किया। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि जाती हुई सरकार भी तो इसका उद्घाटन कर सकती थी 2-4 महीना पहले। तो उस समय वो लोग अगर चाहते तो कर ही सकते थे, लेकिन वो लोग को समझ में ही नहीं आया करना क्या है। 9th 5 ईयर प्लान 97 to 2000। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना was launched on December 1st 1997। यही आपका आरंभ किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आरंभ किया गया था, तो 97 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में यह लागू किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान वाज टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वलिटीज, ऐतिहासिक असमानता को खत्म करना। यही क्वेश्चन बनेगा, हिस्टोरिकल इनइक्वलिटीज को खत्म करने का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो याद रखिएगा 9th 5 ईयर प्लान। एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करना। द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, इसका आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। यहां पर याद रखिएगा ये 1997 में बात कर रहे हैं, तो यहां पर प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल। I.K. गुजराल। अब I.K. गुजराल की भी कहानी बड़ी विचित्र है। 1995 में इलेक्शन अनाउंस किए गए, लोकसभा इलेक्शन। अब लोकसभा इलेक्शन 1995 में अनाउंस किए गए। समझिए चीजों को कि यहाँ पर अब एक ऐसी सरकार बनी जो कि यहाँ पर अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बहुत तरह से बदनाम हो चुकी थी, करप्शन के कई उसके ऊपर आरोप थे। नतीजा पूरा का पूरा सरकार यहाँ पर किनारे हो जाती है, और इसके जगह पर अब एक 13 दिन की, पहले 13 दिन की वाजपेयी की सरकार आती है। तो 13 दिन की वाजपेयी की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलने में प्रमुख योगदान किया। एडवर्टीजमेंट करना अगर किसी को आता है तो इन लोगों को ही आता है। तो इन लोगों ने सबसे पहला लोकसभा की पूरी कार्रवाई को ओडीआई मैच की तरह डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिया। तो पहली बार 1996 में यह घटना हुई कि लोकसभा की कार्रवाई, लोकसभा की बहस को सार्वजनिक कर दिया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य था बीजेपी के वक्ताओं के द्वारा बोले गए कथनों को जन जन तक पहुंचाना, और डीडी न्यूज पर यह प्रसारण किया गया। नतीजा पूरे के पूरे देश में इनकी जो विचारधारा थी वो सीधे तौर पर
प्रचारित प्रसारित करने का सबसे बड़ा मंच। घर घर में इनकी विचारधारा प्रचारित प्रसारित हो गई उस DD1 के भाषण के जरिए। तो DD1 के जरिए जब लोकसभा की कार्रवाई को प्रकाशित किया गया तो इसमें भाजपा को काफी ज्यादा समर्थन मिला। दूसरा, इसके बाद एक प्रधानमंत्री बनाया गया जिनका नाम था HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा अचानक से हटा दिए गए, कांग्रेस के द्वारा समर्थित ये सरकार थी, अचानक से HD देवेगौड़ा हटा दिए गए और IK गुजराल यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर कहानी बड़ी मजेदार है। 1996 में जब बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी को हट जाने के बाद, तो अटल बिहारी वाजपेयी के हट जाने के बाद 13 दिनों में सरकार उनकी गिर गई, और 13 दिनों के सरकार के बाद अगर बात हुई तो सबसे ज्यादा बात हुई ज्योति बसु की, कि ज्योति बासु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन कांग्रेस नहीं बल्कि कम्युनिस्ट के नेताओं ने ही विरोध कर दिया। नतीजा ज्योति बासु ने इस रेस से अपने आप को अलग कर दिया। उस समय एक महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे 80 वर्षीय वयोवृद्ध कॉमरेड सुरजीत सिंह। इन्होंने, सुरजीत सिंह ने पूरा का पूरा जबरदस्त रूप से विरोध किया ज्योति बसु के प्रधानमंत्री बनने का, और कहा कि भाई अगर वाम मोर्चा में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं बनूंगा। नतीजा ज्योति बासु किनारे हो गए, सुरजीत सिंह के विरुद्ध हो गए ज्योति बासु। नतीजा दोनों में से कोई भी नहीं बने, और बने कौन? HD देवेगौड़ा। क्यों बने ये HD देवेगौड़ा? क्योंकि इनको देश में कोई नहीं पहचानता था कर्नाटका छोड़कर। ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव की नजर इनके ऊपर गई कि भाई ये बंदा है, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे कोई जानता ही नहीं है। तो कोई जानता नहीं है तो HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दो। ये लाए गए, प्रधानमंत्री बना दिए गए। ना इनको हिंदी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, कन्नड़ किसी प्रकार से बोल पाते थे, और जो इंग्लिश में ये बोलते थे वो ऊपर वाला भी शायद नहीं समझ पाए। तब ये IK गुजराल, HD देवेगौड़ा जाने के बाद IK गुजराल 1997 में प्रधानमंत्री थे, और ये जब प्रधानमंत्री थे तभी ये इस योजना की आधारशिला रखी गई। अब यहाँ पर पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, गिविंग प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वही सारी चीजें बात की गई और कुछ नहीं था इसमें। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इंश्योरिंग प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर द पुअर, लोगों को खाना और पानी उपलब्ध कराना, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं सबको उपलब्ध कराना और अन्य आवश्यक चीजें, प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, सारे लोगों को या सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना देश में, इंपावरिंग द सोशल डिसएडवांटेज, एक प्रकार से सोशल जो डिसएडवांटेज क्लास है उनको मजबूत करना, इंपावर करना, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBCs को स्ट्रॉन्ग करना या इंपावर्ड करना, ये टारगेट यहां पर रखा गया। अब यहां पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट डेवलपिंग, यहां पर ध्यान दोगे आकाश, ध्यान देना, डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस इन टर्म ऑफ द एग्रीकल्चर, और कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को क्या करना? आत्मनिर्भर करना। एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ रेट को जो हमारी अर्थव्यवस्था की थी उसे एक्सेलरेट करना विद द हेल्प ऑफ द स्टेबल प्राइसेस, एक स्थिर कीमतों के जरिए। तो इस कीमतों को स्थिर करना इस पूरे के पूरे पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा सफलता माना जाता है। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको बीच में ऐसा भी टाइम मिलेगा जिसमें 2000 में प्याज के दाम बढ़ने की वजह से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार चली जाएगी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक जगह और की सरकार चली गई थी सिर्फ प्याज के मूल्य बढ़ने के कारण। लेकिन उसके बाद जबरदस्त रूप से मूल्य को नियंत्रित कर दिया गया। तो ये बीच के 6 महीने ऐसे थे जिसमें प्याज ने अपना खेल कर दिखलाया। अब आ जाते हैं 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान फिर से 2 सरकारों के बीच में है। वाजपेयी सरकार ने शुरू किया, मनमोहन सरकार ने पूरा किया था। 2002 से 2007 के बीच का है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान, यहाँ पर याद रखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट 8% रखा गया। यहां पर याद रखिएगा रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5%, जो गरीबी की
रेट थी उसे 5% कम करना 2007 तक, यह टारगेट रखा गया। प्रोवाइडिंग गेनफुल एंड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट देना जिसमें लोगों की आय हो। एट लिस्ट टू द एडिशन ऑफ द लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स को बढ़ाना। रिडक्शन इन द जेंडर गैप, जेंडर गैप को कम करना इन लिटरेसी एंड वेज, दोनों के मामलों में कम से कम 50% कम कर देना था 2007 तक। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव थे जो सोचे गए 2002 से लेकर 2007 के बीच की समय के लिए। अब यहां पर देखिएगा, द 20 पॉइंट प्रोग्राम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, द टारगेट ग्रोथ रेट was 8.1% and growth achieved 7.7%. The 10th plan was expected to follow a regional approach rather than the sectoral approach to bring down regional inequalities. तो यहां पर याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से। 10th प्लान वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो ए रीजनल अप्रोच, एक क्षेत्रीय अप्रोच को, रादर देन द सेक्टरल अप्रोच। तो सेक्टरल अप्रोच की जगह पर रीजनल अप्रोच को यहां पर फॉलो किया गया। किसके लिए? टू ब्रिंग डाउन द रीजनल इनइक्वलिटीज, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए। तो क्षेत्रीय असमानता को कम करना यह 10वीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। 11th प्लान 2007 से 2012। 11th प्लान वाज एम टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इस चीज को याद रखिएगा, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इट एम टू इंक्रीज the enrollment in the higher education of 18 to 35 years age group by 2011-12, 2011-12 तक अगर बात करेंगे तो यहां पर एम रखा गया हायर एजुकेशन में इंक्रीज करना है एनरोलमेंट, यानी कि लोगों का सहभागिता, एनरोलमेंट को इंक्रीज करना, तो यह लक्ष्य रखा गया। तो यह था हमारा 11th 5 ईयर प्लान। और क्या क्या चीजें हैं जरा देखते हैं। इट फोकस्ड ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, इसने डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर फोकस किया कि दूरस्थ शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाए। द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पर रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को नारा बनाया गया। पॉवर्टी एलिवेशन में एम्फेसिस ऑन द सोशल सेक्टर एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस देयरइन, यहाँ पर सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में काफी ज्यादा जोर दिया गया और सर्विसेज की डिलीवरी यानी कि लोगों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान था। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर सीधा सा चीज एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को हम लोगों ने टारगेट किया। द रिडक्शन ऑफ द जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता को खत्म करना। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरणीय सतत विकास को यहाँ पर अपनाया गया। सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत विकास करना, सस्टेनेबल होना, लगातार जारी रखने का ये क्रम है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। डेढ़ मिनट मेरा इस सेशन में बचा हुआ है, फिर से लॉग आउट होगा। द इंक्रीज टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज 4, 10 एंड 9%। यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज में जो ग्रोथ रेट था 4, 10 और 9% को यहाँ पर टारगेट किया गया। रिड्यूस द ग्रोथ फर्टिलिटी रेट टू 2.1%, तो यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1% किया गया। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009, 2009 तक सभी को साफ पीने का पानी मिल सके, यह तय किया गया। इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट टू 4% और कृषि का विकास दर 4% निर्धारित की गई। चलिए अब आज के क्लास में इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस टॉपिक को खत्म ही कर देंगे। 12 5 ईयर प्लान और नीति आयोग ये बचेगा, खत्म कर देंगे। लेकिन एक बार आप लोग लॉग इन फिर से करेंगे, लॉग आउट हो रहा है, एक बार आप लोग फिर से लॉग इन करेंगे अभी, क्योंकि अगला टॉपिक डिस्कस करना है कि अगला टॉपिक में क्या पढ़ाएंगे।